बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज हम करेंगे ST406 के फाइनल टर्म की प्रिपरेशन। आई होप सो कि मेरी पिछली वीडियोस आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रही होंगी और ST404 की प्रिपरेशन भी आपकी अच्छी जा रही होगी। MDH501 की, MDH401 की एंड MGT की। तो आज हम करेंगे ST406 की प्रिपरेशन। आई होप सो कि ये वीडियो भी आप सबके लिए हेल्पफुल रहेगी। टाइम बहुत कम है तो उस हिसाब से मैं आपके बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर करने की कोशिश करूँगी और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको बताऊँगी कि आपके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के लिहाज से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आपने इन पॉइंट्स को फॉलो किया तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 9 हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग से। सबसे पहले आपको हाइपोथेसिस की डेफिनेशन आनी चाहिए। दोनों डेफिनेशन आपने देख लेनी है जो MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है तो आपको इनमें से कोई एक सिलेक्ट करनी है तो आप ये सेकंड वाली कर सकते हैं। तो हाइपोथेसिस बेसिकली चीज़ क्या है, एक स्टेटमेंट होती है जो कि दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान हमें रिलेशनशिप दिखाती है। ठीक है, यानी कि जो भी हम लिखते हैं, यानी कि जो भी प्रॉब्लम हमें दिया जाता है उसके बारे में हम लिखते हैं कि जो वेरिएबल हमें, जो डाटा हमें गिवन है उनमें कोई रिलेशनशिप बन रहा है या नहीं बन रहा। अब आगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में मतलब हम हाइपोथेसिस को जब टेस्ट करते हैं तो वो दो तरह की हाइपोथेसिस होती हैं। ठीक है, एक नल हाइपोथेसिस होती है और एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है। नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में बेसिक डिफरेंस क्या है कि नल हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस होती है जो आपको आपके क्वेश्चन में दी गई होती है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वो होती है कि जो आप नल के मुतबादल में देते हैं। नाम से ही ज़ाहिर है। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस की क्या डेफिनेशन होती है कि नल हाइपोथेसिस दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान एक कोई रिलेशनशिप शो नहीं करती और इसको H0 से डिनोट किया जाता है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होती है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान एक रिलेशनशिप दिखाती है और इसको A या H1 से डिनोट किया जाता है। ये बेसिक चीज़ें आपने याद रखनी है। ठीक है, अब आगे एग्जांपल है हाइपोथेसिस की, जहाँ पे इसने कहा है कि यू माइट हैव कम विद अ मेजरेबल हाइपोथेसिस दैट चिल्ड्रन हैव हायर IQ इफ़ दे ईट ऑयली फिश फॉर द पीरियड ऑफ टाइम। कहता है कि अगर जो बच्चे हैं वो ऑयली फिश खाते हैं एक खास पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो उनका IQ जो क्या होता है वो हायर होता है। अब जो नल हाइपोथेसिस वो क्या बनेगी, आपने डेफिनेशन पढ़ी है कि दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं कायम करती। तो इधर है नल हाइपोथेसिस ये स्टेट होगी कि चिल्ड्रन हु ईट्स ऑयली फिश फॉर द 6 मंथ्स डू नॉट शो द हायर IQ, यानी कि ऑयली फिश खाने से IQ के लेवल का ज़्यादा होना ये कोई इनमें कोई रिलेशनशिप नहीं है। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस आप क्या देंगे कि जो दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं उनके दरमियान एक रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ पे है कि चिल्ड्रन हु ईट ऑयली फिश फॉर द 6 मंथ विल शो हायर IQ। ठीक है, जो बच्चे ऑयली फिश खाते हैं 6 महीनों के लिए उनका IQ लेवल जो है वो बढ़ जाता है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमने ये दे दी है। अब एक कॉमन पॉपुलेशन जो है इसको कंपेयर अगर करें तो म्यू इज इक्वल टू 100 आप रख लें, यानी कि जो इनका इंटेलिजेंस का लेवल है यानी कि वो 100% है उन बच्चों का जो ऑयली फिश नहीं खाते। अब जो ऑयली फिश खाते हैं, ठीक है, उनका क्या होता है कि 100 से ज़्यादा हो जाता है। बस ये चीज़ें जो है वो आपने याद रखनी है कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस वो होती है जो आप देते हैं और नल हाइपोथेसिस वो होती है जो क्वेश्चन में गिवन होती है। और उसके हिसाब से जो नल हाइपोथेसिस होती है उसमें कोई वेरिएबल्स के दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं होता और जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होती है वो दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान एक रिलेशनशिप को जाहिर करती है। जब आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो आपके पास कुछ एरर आ जाते हैं। ठीक है, आप एरर कब आते हैं, एरर तब आते हैं कि जब जो है वो आपकी हाइपोथेसिस जो नल हाइपोथेसिस होती है उसको आपने रिजेक्ट करना हो लेकिन आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये रिजेक्ट और एक्सेप्ट कैसे करते हैं और कब करते हैं ये हम आगे देखते हैं। और जहाँ कभी ऐसा होता है कि आपकी जो हाइपोथेसिस है, जो नल हाइपोथेसिस है वो गलत थी लेकिन आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। 2 टाइप्स ऑफ एरर होते हैं, एक टाइप 1 एरर होता है और एक आपका टाइप 2 एरर होता है। इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, जो टाइप 1 एरर है वो तब आता है कि जब आपकी हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस ठीक है बट आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। और टाइप 2 एरर तब आता है कि जब आपकी नल हाइपोथेसिस गलत होती है लेकिन उसको रिजेक्ट नहीं करते, आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब टाइप 1 एरर में और कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टाइप 1 एरर को एरर ऑफ फर्स्ट काइंड भी कहा जाता है और इसको और क्या कहा जाता है, सो कॉल्ड इसको फॉल्स पॉजिटिव कहा जाता है। इसको ग्रीक लेटर अल्फा से डिनोट किया जाता है और इसका सिग्निफिकेंस लेवल 5% पे फिक्स होता है। इसका मतलब है कि जो 5 चांसेस होते हैं ऐसे 100 में से कि जब H0 हमारी जो है वो ठीक होती है लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। टाइप 2 एरर की और मेन पॉइंट क्या है, टाइप 2 एरर को एरर ऑफ सेकंड
काइंड कहा जाता है। ये सारी जो चीज़ें हाईलाइटेड हैं ये आपके एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। एरर ऑफ सेकंड काइंड कहा जाता है। और टाइप 2 एरर क्या होता है कि इसमें इस तब आता है जब हाइपोथेसिस जो है उसको रिजेक्ट करना हो लेकिन वो रिजेक्ट नहीं की जाती। टाइप 2 एरर को और क्या कहा जाता है, फॉल्स नेगेटिव कहा जाता है। इसको ग्रीक लेटर बीटा से डिनोट किया जाता है। इसमें पावर का एक जो है वो पावर ऑफ टेस्ट के इक्वल होती है, जो कि 1 माइनस बीटा के इक्वल होती है, या 1 माइनस बी आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद आप टाइप 1 एरर को रिड्यूस कब कर सकते हैं, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करके। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जब आपका इंक्रीज़ होगा तो जो आपका टाइप 1 एरर है वो कम हो जाएगा, उसके चांसेस कम हो जाएंगे। और टाइप 2 एरर कब रिड्यूस होगा, जब आप टाइप 1 एरर की जो आपका नंबर है उसको आप इंक्रीज़ करेंगे तो आपका जो टाइप 2 एरर है वो रिड्यूस हो जाएगा। उसके अलावा आगे आप देखें तो पावर क्या है, ये एक टेस्ट है। आवर टेस्ट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन अल्टरनेट इज ट्रू। ठीक है, यानी कि जब नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया जाता है जब अल्टरनेट आपकी ट्रू होती है। और इसको किससे डिनोट किया जाता है, 1 माइनस पी से, जैसे मैंने आपको आगे बताया। जब आप टाइप 2 एरर में इसको बीटा से डिनोट किया जाता है तो इसलिए वहाँ पे उसने 1 माइनस बीटा कहा, और पावर 1 माइनस पी जो है इसका फार्मूला है। उसके बाद पावर किस पे डिपेंड करती है, ऑन द वैल्यू अंडर द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पे। ठीक है, पावर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पे डिपेंड करती है। उसके अलावा आगे आप देखें तो यहाँ पे पी वैल्यू है। पी वैल्यू को आप इसकी डेफिनेशन आप कर लें, उसके बाद इसका फार्मूला जो है वो आप देख लें। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि एमसीक्यूज़ के लास्ट से आपके इंपॉर्टेंट है कि इफ़ द पी वैल्यू फॉर द टेस्टिंग एच नॉट इज़ लेस दैन, कि अगर ये लेस दैन होगी 0.10 से तो फिर क्या होगा, कुछ एविडेंस ऐसे होंगे कि जहाँ पे एच नॉट जो है वो फॉल्स है। ठीक है, और अगर से 0.05 से होगी तो वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस बनेगा। ये आपने लाजमी देखना है, आपके एमसीक्यूज़ के लास्ट से इंपॉर्टेंट है कि जब लेस दैन 0.10 होगी तो वहाँ पे कुछ एविडेंस होते हैं, जब 0.05 होगी तो वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस बन जाता है कि आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो फॉल्स है। जब ये 0.01 के होगी तो फिर वहाँ पे स्ट्रॉन्ग एविडेंस बनता है कि एच नॉट जो है वो वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो जाता है कि एच नॉट आपकी फॉल्स है। जब 0.01 की होगी तो वहाँ पे एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है कि एच नॉट फॉल्स ही है, वो गलत हो ही ट्रू हो ही नहीं सकती। ठीक है, उसके बाद सिंपल और कंपोजिट हाइपोथेसिस कौन से होते हैं। सिंपल हाइपोथेसिस वो होते हैं जिसमें तमाम जो पैरामीटर्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के उनको स्पेसिफाई किया होता है। और कंपोजिट हाइपोथेसिस वो होते हैं जिसमें जो पैरामीटर्स हमें दिए गए होते हैं वो स्पेसिफाइड नहीं होते, उसको आप कंपोजिट हाइपोथेसिस कहते हैं। क्रिटिकल रीजन और रिजेक्शन रीजन क्या होता है, इसको मैं आपको एक ग्राफ के थ्रू बता देती हूँ कि क्या होता है कि अगर आप एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, जो आपका प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो लेवल होता है, यानी कि जो आप वैल्यू फाइंड करते हैं जी टेस्ट से, टी टेस्ट से या एफ डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करके, तो क्रिटिकल रीजन फाइंड करने के बाद जो वैल्यू हमारी आती है टी टेस्ट की, वो यहाँ पे अगर आती है कि 3.14 क्रिटिकल रीजन बनता है। अगर जो हमारी टी टेस्ट की वैल्यू है वो क्रिटिकल रीजन के अंदर आती है, यहाँ पे हमारी वैल्यू आती है तो फिर हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। यानी कि अगर जो आपकी वैल्यू आई है वो क्या आई है, जो आपने टी टेस्ट से ली है वो आपकी 4 पॉइंट समथिंग आई है, 3.24 3.73 जो भी है, तो वो उसको आप रिजेक्ट करते हैं। एक साइड पे इसकी पॉजिटिव वैल्यू ली जाती है और उसकी साइड पे आप उसकी नेगेटिव वैल्यू लेते हैं। तो अगर इस साइड पे आपकी नेगेटिव वैल्यू है, यही नेगेटिव वैल्यू है, और इधर भी अगर आपकी वैल्यू जो है वो -3.24 3.54 या 4.51 जो भी आती है, अगर वो इस रीजन के अंदर फॉल करेगी तो उसको आप रिजेक्ट करते हैं। और अगर जो 3 पॉइंट से पहले आ रही है, ठीक है, जिनकी 2 पॉइंट समथिंग 1 पॉइंट समथिंग, चाहे वो नेगेटिव में चाहे वो पॉजिटिव में, तो उसको आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये है क्रिटिकल रीजन या जो रिजेक्शन रीजन होता है उसका मेन कंसेप्ट आपने माइंड में रखना है। और ये वैल्यूज़ कैसे फाइंड करते हैं वो भी मैं आपको टेबल से बता दूंगी कि जो है वो टेबल से आप वैल्यूज़ को किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ टेस्ट हैं। जब आपका क्या होता है कि टू टेस्ट कब होता है, जब एच नॉट इज इक्वल टू होता है और एच वन जो है वो नॉट इज इक्वल टू होता है। अल्फा इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन द टू टेल ऑफ द क्रिटिकल रीजन, यानी कि जो आपका अल्फा होता है, जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है, वो इक्वली जो है वो टू टेल टेस्ट के दरमियान डिवाइड हो जाता है। राइट टेल टेस्ट तब होता है जब एच नॉट जो है वो आपका नल हाइपोथेसिस इक्वल होता है और जो एच वन होता है वो आपका ग्रेटर देन होता है, उसको आप राइट टेस्ट कहते हैं।
जब आपका टेस्ट करते हैं, जब आपका लेफ्ट टेल टेस्ट होता है तो H0 आपका इक्वल टू होता है और H1 जो है वो आपका लेस देन प्रोसीजर। अब जनरल प्रोसीजर क्या होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का, ये मैं आपको बता देती हूँ, आपके हैंडआउट्स में गिवन नहीं था। सबसे पहले आपने अपने हाइपोथेसिस को स्टेट करना होता है। हाइपोथेसिस को स्टेट करने के बाद आप लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को डिफाइन करते हैं कि आपका कितना लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है। अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो ठीक है, अगर ना गिवन हो तो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आपका 5% रहता है। उसके बाद आपका जो भी अपने टेस्ट यूज़ करना होता है अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा, वो टी टेस्ट है, जी टेस्ट है, उनको इस फार्मूले आप आगे देखेंगे। उस फार्मूले को देख के, यानी जो आपका गिवन डाटा होगा उसको देख के आप डिफाइन करते हैं कि आपका कौन सा टेस्ट यूज़ होगा। उसके बाद आपने क्रिटिकल रीजन को डिफाइन करना होता है, फिर सॉरी उसके बाद आपकी कैलकुलेशंस होती हैं, फिर क्रिटिकल रीजन होता है, और क्रिटिकल रीजन फाइंड करने के बाद आपका जो लास्ट पे कंक्लूजन होता है वो लिख देते हैं कि ये रिजेक्ट करना है नल हाइपोथेसिस को या फिर हमने एक्सेप्ट करना है। तो टाइप ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट इज बेस्ड ऑन द जी डिस्ट्रीब्यूशन, कि जी डिस्ट्रीब्यूशन पे कौन कौन से केसेस होते हैं। इनको सबसे पहले यानी कि कौन कौन से ऐसे केसेस होते हैं जब हमने जी डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट जो है वो यूज़ करना होता है। टू टेस्ट वेदर द मीन ऑफ द नॉर्मल पॉपुलेशन इज इक्वल टू द स्पेसिफाइड वैल्यू म्यू नॉट व्हेन द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉन, यानी कि जब आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन, ये इसको स्टैंडर्ड डेविएशन कहा जाता है, इसको सिग्मा पढ़ते हैं, ये जब हमारे पास मौजूद हो और जो हमारी नॉर्मल पॉपुलेशन है वो किसी स्पेसिफाइड वैल्यू म्यू नॉट के इक्वल हो, तो फिर जो है वो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जी डिस्ट्रीब्यूशन। केस 2 है जब हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन हो और सैंपल साइज हमारा लार्ज हो, तो तब हम जी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हैं। केस 3 में नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन इज इक्वल टू द स्पेसिफाइड वैल्यू व्हेन द सैंपल साइज इज लार्ज, जब आपकी जो नॉर्मल पॉपुलेशन है वो किसी स्पेसिफाइड वैल्यू के इक्वल होती है और जो सैंपल साइज होता है वो आपका लार्ज होता है, तो तब आप अपनी जी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हैं। उसके अलावा टू टेस्ट वेदर द डिफरेंस बिटवीन mean of the two normal distribution mu1 minus mu0 is equal to the specified value when sigma 1 and sigma 2 are unknown, यानी कि जब डिफरेंस आ जाता है दो पॉपुलेशंस के दरमियान और जो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों नॉन्स होते हैं, तो तब आप इनकी जी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। और बाकी सारा वैसे ही है, जब सिग्मा 1 और सिग्मा 2 जो है वो अननोन्स होते तब आपकी जी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होती है। केस 6 में नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू द स्पेसिफाइड वैल्यू व्हेन द सैंपल साइज आर लार्ज। केस 7 में टू टेस्ट वेदर द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन इज इक्वल टू द स्पेसिफाइड वैल्यू व्हेन द सैंपल साइज इज लार्ज, ठीक है, टेस्ट करने के लिए कि पॉपुलेशन प्रोपोर्शन जो है वो किसी स्पेसिफाइड के इक्वल है जब आपका सैंपल साइज लार्ज होता है। और लास्ट टेस्ट आपका टू टेस्ट वेदर द डिफरेंस ऑफ द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन इज इक्वल टू द स्पेसिफाइड वैल्यू व्हेन द सैंपल साइज इज लार्ज, ठीक है, डिफरेंस दो पॉपुलेशन के दरमियान फाइंड करने के लिए भी आपकी जी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होती है। जी आपने सारे टेस्ट जो हैं वो ये अपने माइंड में रखने, आपके क्वेश्चन में आ सकता है कि कौन कौन से हाइपोथेसिस टेस्ट जो है वो बेस्ड करते हैं जी डिस्ट्रीब्यूशन पे। आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कितने एमसीक्यूज में कि कितने केसेस हैं, वो आपने 8 का जो केस यानी कि 8 केसेस आपने करेक्ट आपका ऑप्शन आएगा। और अगर क्वेश्चन में आ जाता है तो फिर ये आपने सारे टेस्ट लिखने होंगे कि ये वाले केसेस आते हैं। अब आगे इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं कि टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट द मीन ऑफ द नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन सिग्मा इज नोन। आपको एक एग्जांपल करवाऊंगी, बाकी एग्जांपल्स जो है वो अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। यहाँ पे एग्जांपल है, डज द एवरेज बॉक्स ऑफ द कोरियल contain 368 gram of cereal. A random sample of the 25 boxes showed x bar is equal to 372.5 and the company has specified sigma is equal to 15 gram and the level of confidence is 0.05 इनकी 5% लेवल आपको दिया गया है। तो इस एग्जांपल को देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने इन एग्जांपल्स की सोल्व करके इनको पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपको कुछ इसके मेन पॉइंट्स है वो बता देती हूँ कि हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है अबाउट द मीन ऑफ द नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन सिग्मा इज नॉन। जब सिग्मा नॉन होता है तो तब हमने हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है। तो सबसे पहले जो स्टेप होता है वो हमारा, हमने नल हाइपोथेसिस या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को स्टेट करना होता है। अब इसकी 3 कंडीशंस होती हैं नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की, जो यहाँ पे मैंने लिख दी है कि अगर H0 में क्या हो कि म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट हो, तो जो आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है उसमें आपने नॉट इज इक्वल टू लिखना होता है। जब आपका नल हाइपोथेसिस इज लेस देन और इक्वल टू में हो तो आपने जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस देना होता है वो ग्रेटर देन में देना होता है। आपका नल हाइपोथेसिस जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू में हो तो जो आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है वो आपने लेस देन में देना होता है। अल्टरनेट का मतलब ही क्या है कि उलट है, मतलब जो चीज़ गिवन हो उसको उलट में आपने जो है वो कन्वर्ट करना होता है।
आगे फिर आपका सेकंड जो होता है स्टेप, उसमें अपने लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अल्फा डिफाइन करना होता है। फिर आपने टेस्ट स्टेटिस्टिक टू बी यूज्ड व्हेन सिग्मा इज नोन, तो जब आपका सिग्मा जो है वो आपको गिवन होगा तो फिर आपने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है जी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय सिग्मा अंडर रूट एन। ठीक है, ये आपने फार्मूला माइंड में रखना है। जितने भी फार्मूलाज हैं सब केसेस के लिए, कुछ केसेस में डिफरेंट फार्मूलाज जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं, तो ये सारे आपने माइंड में रखने हैं जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बाकी सारा प्रोसीजर वही होगा। सबसे पहले आपने अल्टरनेटिव और नल हाइपोथेसिस को स्टेट करना होता है, फिर आपका अल्फा डिफाइन होता है, फिर टेस्ट जो भी आपने यूज़ करना होता है, जो फार्मूला लगाना लिखना होता है, फिर उसके बाद डिटरमाइन क्रिटिकल रीजन आपने निकालना होता है, और उसके बाद क्रिटिकल रीजन निकालने के बाद आपकी कैलकुलेशन आखिर पे है और आखिर पे आपकी कंक्लूजन आ जाती है इसकी। ठीक है, यहाँ तक आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग होगी इसकी। अब एग्जांपल देख लेते हैं कि जो आपने पीछे एग्जांपल देखी थी, ये आपको वो जर्नल प्रोसीजर मैंने अगेन से एक दफ़ा डिफाइन कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया है कि अल्टरनेटिव और नल हाइपोथेसिस हमने डिनोट कर दिया है। एस नोट में क्या गिवन था हमारे पास, म्यू इज इक्वल टू क्या आएगा 368। ठीक है, 368 ग्राम। और हमने देखा था कि जब हमारा इक्वल टू में होगा तो जब हमने अल्टरनेट हाइपोथेसिस देनी है वो हमारी क्या होगी, नॉट इज इक्वल टू होगी। नॉट इज इक्वल टू 368 ग्राम लिख दिया। और ये हमने देखा था कि जब इक्वल टू और नॉट इक्वल टू का साइन आता है तो फिर हमारी जो टेस्ट बनता है वो टू टेल टेस्ट बनता है। ठीक है, यहाँ पे अब अल्फा हमारा डिफाइन था 0.05 यानी कि 5%। अब टेस्ट हमने कौन सा यूज़ करना है, जो अभी मैंने आपको बताया कि जब सिग्मा नॉन होगा तो आपने जी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाई सिग्मा अंडर रूट एन। अब उसके बाद क्रिटिकल रीजन को डिफाइन किया जाता है। जब क्रिटिकल रीजन आपका टू टेल टेस्ट होता है तो जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू जेड अल्फा ओवर 2। यहाँ पे अल्फा ओवर 2 अल्फा की वैल्यू क्या थी 0.05 और 0.025। जब आप अपने जी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल में इसकी वैल्यू को देखेंगे 0.025 पे आपका अल्फ़ा की वैल्यू एक साइड पे होगी, दूसरी साइड पे आपके जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि जो आपका यहाँ पे आंसर है 0.025, इसमें देखेंगे तो इसका आंसर आता है 1.96। अगर आपको ये वैल्यूज़ देखना नहीं आती तो आप जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट यानी कि कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो ज़्यादातर कॉन्फिडेंस एंड लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है हमारा, तो वहाँ पे 1.96 आती है हमारी वैल्यू। ठीक है, अब क्रिटिकल रीजन और ये हमने पहले इसके कैलकुलेशंस देख लेते हैं। कैलकुलेशन जब हमने की है जी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने अपना कैलकुलेशंस पुट किए तो वो हमारे पास आया 1.50। अब हमने जो क्रिटिकल रीजन निकाला है वो 1.96 था, तो क्रिटिकल रीजन फोर्स करेंगे यहाँ पे दोनों साइड पे, एक साइड पे नेगेटिव और एक साइड पे पॉजिटिव ले लिया। अब हमारा जो वैल्यू आई है वो क्या आई है 1.50। अब 1.50 जो है वो 1.96 से कहीं पहले आता है, चाहे इधर आता है या इधर इस जगह पे आता है, तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। कैलकुलेशन में क्या लिखा है हमने, एज कैलकुलेटेड वैल्यू जी इज इक्वल टू 1.50 डज नॉट फॉल इन द क्रिटिकल रीजन सो वी विल नॉट रिजेक्ट एच नॉट। आई होप सो कि यहाँ तक आपको जो है वो इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होगी। तो आगे चलते हैं। आगे आपका केस एग्जांपल नंबर 2 है, ये भी सेम इसी तरीके से करनी है। उसके बाद एग्जांपल नंबर 3 और उसके बाद आपका जो टेस्ट है केस 2 है, इसमें क्या होगा कि टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट द मीन ऑफ नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन सिग्मा इज़ अननोन। जब आपका सिग्मा जो है वो अननोन होगा तो आपने फिर क्या मतलब कौन सा फार्मूला यूज़ करना है वो भी आपको बता देती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 मैंने सॉल्व की हुई है। अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लें, आपको जो है वो वहाँ पर मैं प्रोवाइड कर दूँगी। केस 2 में सबसे पहले जो है इसने क्या कहा है, नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन सिग्मा इज़ अननोन। ठीक है, जब सिग्मा अननोन होगा तो फिर हमारा जो फार्मूला यूज़ होगा वो हमारा ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है, जी बार इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई एस ओवर अंडर रूट एन। ठीक है, फिर नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वही स्टेप्स हमने अल्फा फाइंड करने बताना है, फिर अपना टेस्ट स्टेटिस्टिक जो भी लिखना वो क्रिटिकल रीजन कैलकुलेशन और कंक्लूजन। अब इसकी एग्जांपल है द IQ ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट आर नोन टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद द मीन ऑफ 128। ठीक है, a random sample of the 49 students showed an average IQ of x bar is equal to 120.67 and s is equal to 8.44. Test the hypothesis that mu is equal to 1 to 3 against the alternative that is less यानी कि जो mu है वो equal to दिस है और जो अल्टरनेट इसने बताई है वो हमें क्या बताइए कि लेस देन इक्वल टू है। जब लेस देन में होती है तो फिर हमारा वन टेल टेस्ट होता है। ठीक है,
अब अल्फ़ा हमारा क्या था 0.05 हमने डिफाइन करना है। यहाँ पे सबसे पहले हमने अल्टरनेटिव और नल हाइपोथेसिस दे दिए। क्वेश्चन में गिवन था कि जो एच नॉट है वो हमारी क्या है, म्यू इक्वल टू 123, और जो हमने अल्टरनेट हाइपोथेसिस करनी है वो क्या है हमारी लेस है, तो ये वन टेल टेस्ट होगा। फिर हमने अल्फ़ा डिफाइन कर लिया, टेस्ट स्टेटिस्टिक जो भी हमने यूज़ करना था वो हमने लिख लिया, जी इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाई एस ओवर अंडर रूट एन। फिर हमारा क्रिटिकल रीजन आ जाता है। जब क्रिटिकल रीजन हमारा जब ये वन टेल टेस्ट होता है फिर अल्फ़ा ओवर 2 नहीं होता, डायरेक्ट हमारी जो भी वैल्यू होती है वो हम लिखते हैं अल्फ़ा की 0.05। जब इसको हम क्रिटिकल रीजन में देखेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 1.645। फिर हमने अपने फार्मूले में पुट किया जो वैल्यूज़ हमें गिवन थी, तो हमारा यहाँ पे आंसर आया है -1.93। अब जो हमारा जो है वो क्रिटिकल रीजन क्या निकला था, -1.645, यानी कि फर्स्ट करेंगे यहाँ पे कहीं ये फॉल करता है -1.645, और जो ये है 1.93, ये 1.645 के बाद यानी कि इस वाले एरिया में ये फॉल करेगा। तो अब हमारी जो एच नॉट है, जो हमारी नल हाइपोथेसिस उसको हमने रिजेक्ट कर देना। अपने कंक्लूजन में लिख देना है कि एज अ कैलकुलेटेड वैल्यू z इक्वल टू -1.93 फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन, सो वी विल रिजेक्ट द एच नॉट। आगे एग्जांपल नंबर 2 सेम इसी तरीके से करनी है, यही प्रोसीजर है। और उसके बाद हमारा जो केस नंबर 3 है उसको हम देख लेते हैं। लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट होता है इससे। टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट द मीन ऑफ द नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन द सैंपल साइज इज लार्ज। जब सैंपल साइज लार्ज होगा तो फिर अपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग में कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, इसकी एग्जांपल है सैंपल साइज 40 फॉर्म अ नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन yielded the sample mean x bar is equal to 71 and s square 200 test h naught mu is equal to 72 and mu alternate जो हाइपोथेसिस है वो नॉट इज इक्वल टू 72 और 1% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हमने यहाँ पे अब यूज़ करना है। ठीक है, तो इसका भी सेम ही स्टेप है। सबसे पहले आपने क्या करना है, नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिख देनी है। अब लेस इक्वल टू नॉट इक्वल टू तो आपका कौन सा होगा, टू टेल टेस्ट आएगा। आपने अल्फा डिफाइन कर लिया, जो अब यहाँ पे फार्मूला यूज़ होगा वो वही यूज़ होगा जो भी आपने पीछे किया है, एक्स बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाई एस ओवर अंडर रूट एन। अब क्रिटिकल रीजन डिफाइन हो गया। जब टू टेल टेस्ट आएगा तो यहाँ पे क्या आता है, अल्फा ओवर 2 आता है 0.05। तो जब आप इसकी वैल्यू को देखेंगे तो आपकी क्या आएगी, 2.58 आएगी। जब आपने कैलकुलेशन की तो आपका आंसर क्या आया, -0.45, और जब आपका ये था वो आपका 2.58 है, तो ये 0.58 है, ये आपका 2.58 से पहले फॉल करता है, तो अब हमने इसको रिजेक्ट नहीं करना। वो कंक्लूड दैट एज द कैलकुलेटेड वैल्यू z इज इक्वल टू 0.45 डज नॉट फॉल इन द क्रिटिकल रीजन, सो वी विल नॉट रिजेक्ट द एच नॉट। उसके बाद केस 4 है आपका, उसको देख लेते हैं। टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द टू पॉपुलेशन मींस μ1 माइनस म्यू नॉट व्हेन अल्फा सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर अननोन। इसकी भी एग्जांपल्स हैं, ये भी आपको मैं एक दफ़ा दिखा देती हूँ। बिल्कुल सेम वही स्टेप्स हैं। यहाँ पे भी आपने जब डिफरेंस आता है तो डिफरेंस मतलब माइनस, तो यहाँ पे दरमियान में सिर्फ क्या होगा कि आपका एक चीज़ इंक्रीज हो जाएगी, μ1 माइनस μ2 इक्वल टू होगा, तो दूसरी साइड पे नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा। जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो यहाँ पे आपका लेस देन का आ जाएगा। जब यहाँ पे ये लेस देन इक्वल टू होगा तो इस साइड पे आपका ये लेस देन का आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो अपने टेस्ट यूज़ करना है, जो टेस्ट स्टेटिस्टिक यूज़ करना है वो आपका ये यूज़ होगा। ठीक है, ये चेंजिंग इसमें आई है। z इज इक्वल टू x1 माइनस x2, इनके दोनों का मीन माइनस लेमडा नॉट। ठीक है, उसके बाद सिग्मा 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1 प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n2, और पॉपुलेशन इज एक्जैक्टली नॉर्मल। ठीक है, ये जो μ1 माइनस μ2 है ना, इसको डिनोट किया गया है सिग्मा नॉट से, डेल नॉट से, सॉरी डेल नॉट मीन के इन दोनों का डिफरेंस, फिर क्रिटिकल रीजन, फिर कैलकुलेशंस और आखिर पे कंक्लूजन। तो सेम वही स्टेप्स हैं यहाँ पे भी। इसका जो ये एग्जांपल है उसका सोल्यूशन भी बेशक आप देख लें। यहाँ पे सबसे पहले आपने डिफरेंस इनकी अल्टरनेट और नल हाइपोथेसिस को स्टेट किया, फिर आपने अल्फा डिनोट किया, फिर आपने अपना फार्मूला लगाया। आप यहाँ पे फार्मूला लगाने के बाद इसका पहला स्टेप पहले कैलकुलेशन कर सकते हैं और फिर अपना जो क्रिटिकल रीजन है वो डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने कैलकुलेशन ड्रा करते नहीं कीजिए आपका क्रिटिकल रीजन में फॉल करता है या नहीं करता। बाकी बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह की एग्जाम्पल है, सिर्फ क्या है कि यहाँ पे आगे फार्मूला आपका थोड़ा सा चेंज होगा। जो अपने आपके अगले केसेस हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द टू पॉपुलेशन मीन, जब पॉपुलेशन जो है वो नॉन नॉर्मल होगी और सैंपल साइज आपका लार्ज होगा। जब सैंपल साइज लार्ज होगा तो फिर आपका ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, सिग्मा 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1 प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर n2। जब ये सिग्मा नॉन होगा और सिग्मा जब नहीं होगा तो वहाँ पे फिर आपका s1 का स्क्वायर और s2 का स्क्वायर, ये दोनों फार्मूलाज आपके यूज़ होंगे। ठीक है, ये आप नीचे इसका टेस्ट देख लें।
ये आपका अब यूज़ होगा। नीचे सिग्मा की जगह पे जब सिग्मा होगा तो ठीक है, जब सिग्मा आपको नहीं गिवन होगा तो फिर यहाँ पे आपका एस जो है वो यूज़ होगा। बाकी सारी चीज़ें आपको गिवन होगी कैलकुलेशंस, और आपने सिंपली वैल्यूज़ को पुट करना है, क्रिटिकल रीजन निकालना है और बता देना है कि ये उसमें फॉल करता है या नहीं करता। ठीक है। फिर आपका केस 7 है, इसमें जो फार्मूला आपका यूज़ होगा वो ये यूज़ होगा, z इज इक्वल टू एक्स माइनस एन पी नॉट डिवाइडेड बाई एन पी नॉट और क्यू नॉट। ठीक है। और ये कब यूज़ होगा, जब आपकी पॉपुलेशन प्रोपोर्शन जो है वो सैम्पल साइज जो होगा वो आपका लार्ज होगा। और पी को आप कैसे फाइंड करते हैं उसका भी फार्मूला मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे। जो आपका क्यू नॉट है वो 1 माइनस पी नॉट होता है। ठीक है। उसका फार्मूला भी जो है वो आपको दिया गया है, उसको भी आपने जो है फाइंड कर लेना, और उसके बाद सिंपली इसकी वैल्यूज़ को पुट करना है। वैल्यूज़ को पुट करने के बाद आपने देखना है कि ये क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है। उसके बाद ये जो आपका अगला पार्ट है इसमें भी सेम वही फार्मूला, एग्जाम्पल है इसकी, तो ये भी इस तरीके से ही आपने फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर देना है। केस 8 में चेंजिंग आएगी जब टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन टू प्रोपोर्शंस। दो प्रोपोर्शन के दरमियान जब आप डिफरेंस फाइंड करेंगे तो तब आपका ये फार्मूला यूज़ होगा। इनको आपने लाजमी माइंड में रख लेना है। जब आप पी सी को कैसे फाइंड करते हैं, ये मैंने आगे आपको पी सी का ये फार्मूला होता है आपका N1P1 प्लस N2P2 और N1 प्लस N2। और जब आप क्यू सी को फाइंड करना होगा तो फिर आपका ये फार्मूला लगेगा 1 माइनस पी सी। जब पहले पी सी फाइंड करना है फिर आपने क्यू सी को फाइंड करना है। ठीक है। बाकी सारी तरीका वही है, सबसे पहले अल्टरनेटिव और नल हाइपोथेसिस, फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, फिर आपने फार्मूला लगा के कैलकुलेशन, फिर क्रिटिकल रीजन, और एंड पे आपने कंक्लूजन उसकी ड्रा कर देनी है। ठीक है। ये थे आपके जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। या आपने केसेस याद रखने हैं और इनके फार्मूलाज को मस्ट लाजमी याद रखने हैं कि जो चीज़ गिवन होगी उसके हिसाब से आपने जो है वो फार्मूलाज यूज़ करने होंगे। अगला जो आपका लेक्चर है उसमें अपने स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन, अब अपने जी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में फुल्ली डिटेल से पढ़ ली, इसमें कौन कौन से फार्मूलाज यूज़ होते हैं, कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। और अब आपकी जो अगला है वो आपका ट्री डिस्ट्रीब्यूशन है। टी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला आपको आना चाहिए सबसे पहले, एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई एस ओवर अंडर रूट एन। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, आपके पास n माइनस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, और ये डिफरेंट होता है। ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा ये हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर इज़ डिफरेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एवरी डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम जब चेंज होगी तो टी डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज होगी। यहाँ पे टी टेबल दिया गया है, टी टेबल में वैल्यूज़ कैसे फाइंड करनी है, एक साइड पे आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया जाता है और ऊपर वाली साइड पे आपको अल्फ़ा की वैल्यूज़ दी जाती है। ये जो आपको नज़र आ रही है ये सारी आपकी अल्फ़ा की वैल्यूज़ होती हैं, और इस साइड पे आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। फर्स्ट करेंगे आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आया है, 5 आया, और आपका जो आपको अल्फ़ा गिवन था वो क्या था, 0.05 था। तो जब आपने क्रिटिकल रीजन फाइंड करना है तो आपकी जो उसकी वैल्यू आएगी वो ये वैल्यू आएगी। ठीक है। 2.015, यहाँ तक आप 3 पार्ट तक इसको लिख सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्री डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये भी जो है वो इसी तरीके से हैं कि इसको कैसे डिनोट किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, वो सारी चीज़ें जो आपको पीछे बताई हैं वही इसमें भी सेम तरीका, सिर्फ इसमें टेस्ट जो है वो आपका चेंज हो जाता है। कुछ अजम्पशन है यहाँ पे, उसको आप देख लें। सैम्पल ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज सेलेक्टेड रैंडमली। ठीक है। जो एन ऑब्जर्वेशन होती है ना, सैम्पल जो साइज होता है उसको रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है, और जो पॉपुलेशन फ्रॉम विच द स्मॉल सैम्पल इज रन इज नॉर्मल, वो नॉर्मल होती है। और इन केस ऑफ 2 सैम्पल बोथ सैम्पल्स आर सेलेक्टेड रैंडमली। अगर 2 सैम्पल्स दिए गए स्मॉल सैम्पल्स तो फिर दोनों जो सैम्पल्स होते हैं उनको रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है। अब स्मॉल सैम्पल्स टेस्ट अबाउट द मीन, इनके भी ये केसेस हैं सारे, इनको आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है और इनको माइंड में लाजमी रखना है। जो आपके क्वेश्चन में आपके पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं। इनकी एग्जांपल्स मैं आपको एक दो करवा देती हूँ। केस 1 में क्या होता है कि टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट द मीन ऑफ द नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन सिग्मा इज अननोन एंड एन इज लेस देन 30। जब सिग्मा आपको दिया गया होगा, ठीक है, और उसके बाद जो एन होगा वो आपका यानी कि जो सैम्पल साइज़ है वो क्या है, लेस देन 30 है। तो इसका जो सबसे पहले वही स्टेप्स हैं जो मैंने आगे आपको बता दिए कि सबसे पहले नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, फिर अल्फ़ा, फिर आपका टेस्ट जो आपने यूज़ करना है टी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई एस ओवर एन, और अंडर रूट एन क्रिटिकल रीजन आप डिफाइन करते हैं। ठीक है। और उसके अलावा
आपका क्या होगा कि जहाँ पे जो आपका क्रिटिकल रीजन डिफाइन होता है वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की बुनियाद पर होता है। जब आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में नॉट इज इक्वल टू का साइन आता है तो फिर जो आपका इसका क्रिटिकल रीजन है वो आप इस तरीके से फाइंड करते हैं, α/2 इंटू n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम साथ लगाते हैं। और जब क्या होता है कि आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में ग्रेटर देन का साइन आता है तो फिर आपके जो फाइंड करते हैं आपका क्रिटिकल रीजन वो α/n-1 में होता है। जब ये लेस देन में होगा तो फिर आपका जो लेवल ऑफ ये क्या होता है क्रिटिकल रीजन होता है वो -T α/n-1। फिर उसके बाद आपकी कैलकुलेशंस होती हैं और फिर आपकी कंक्लूजन आ जाती है। ये एग्जांपल है, इसको आप देख लें। सबसे पहले अल्टरनेटिव और नल हाइपोथेसिस को डिफाइन किया गया है, जो आपकी ये एग्जांपल है। A sample of the 12 jar of the peanut butter was taken from a lot. Each jar being labeled 8 ounces net weight and the individual weights in ounces are ये कुछ weights जो हैं वो बाकी दी गई है। Test whether these weights are consistent with the population mean of 8. Assume that the weights are normally distributed। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे इसने अल्टरनेटिव और नल हाइपोथेसिस दिया, फिर अल्फा का डिफाइन किया, फिर टेस्ट स्टेटिस्टिक जो भी यूज़ होनी थी वो लगाई है। टी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय एस ओवर √10। फिर आपने कैलकुलेशन कर लेनी है। अब जहाँ पे एक्स बार भी आपको चाहिए उसका फार्मूला भी लिखा गया है। इनके मीन आपको चाहिए ना, तो समीशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। फिर एस आपने जो है वो फाइंड करना है 1/n-1 समीशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। या आप पिछले अपने मिड टर्म में भी इसका जो फार्मूला है वो आप देख चुके हैं। या फिर आप ये फार्मूला जो है वो इसका यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको माइंड में रहता है, जो भी आपको याद होता है वो आप बेशक यहाँ से याद कर लें। यहाँ पे जो बाकी ये वेट्स दिए गए थे ना वो सारे वेट्स यहाँ पे लिख लिए और इनका सम कर लिया। फिर इसका स्केयर लेके भी सम कर लिया और एस जो हमने फाइंड करना था एक्स बार वो भी फाइंड किया और जो एस स्केयर था वो भी फाइंड कर लिया, वही फार्मूला उसको यूज़ करके। और फिर इसको टेस्ट में पुट करके यहाँ पे वैल्यू निकाली। फिर क्रिटिकल रीजन को निकाला है तो वो आपके पास क्या आया है 2.20 आया है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका 0.025 था और जहाँ पे 11 था। मैं आपको ये जो है वो बता देती हूँ कि कैसे इसकी वैल्यूज़ को निकालें। 0.025 आपका क्या है α/2 और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है आपका n-1 है, जो कि हमने यहाँ पे टी टेबल देखा था 0.025 है। वेट 0.025 और 11। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए ये आपका 11 आ रहा है और 0.025 आपका आ रहा है यहाँ पे, ये देखें। तो यहाँ पे क्या वैल्यू है 2.2009। ये देखिए 0.20 और आगे जो भी वैल्यूज़ हैं वो आप लिखना चाहें तो लिख लें, वरना यहाँ तक भी आपकी ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी वैल्यूज़ को देखते हैं। फिर कैलकुलेटेड वैल्यू अगर फॉल करती है क्रिटिकल रीजन में तो रिजेक्ट हो जाएगी, और अगर नहीं करती तो फिर वो ना हम उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। और ये क्रिटिकल रीजन में फॉल करी तो इसलिए इसको रिजेक्ट कर देना है। और वैल्यू आर नॉट कंसिस्टेंट विद द पॉपुलेशन मीन। केस 2 में जो आपका केस 2 है इसका टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट द डिफरेंस ऑफ द मीन ऑफ द टू नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा 2। यहाँ पे जो आपका फार्मूला यूज़ होता है वो ये यूज़ होता है, और यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम n1 + n2 - n2। ठीक है, ये यूज़ होता है, इनको आपने माइंड में रख लेना है। बाकी इसकी कैलकुलेशन कंपटीशन सारे बिल्कुल उसी तरीके से हैं। केस 3 में आपका टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट द डिफरेंस ऑफ द मीन ऑफ टू नॉर्मल पॉपुलेशन। ठीक है, जब नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन ये इक्वल टू नहीं होती तो फिर जो आपका टेस्ट स्टेटिस्टिक यूज़ होता है वो आपका ये यूज़ होता है S1 और S2 आपका यहाँ पे यूज़ होता है। नीचे फिर इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो चेंज है। इस तरह के ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन आई होप सो कि आपके पेपर में नहीं आएंगे। मतलब इतने लंबे लंबे फार्मूले लगा के और उसको मतलब कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएंगे तो इतना टाइम जो है वो पेपर में नहीं दिया होता। तो उस हिसाब से जो है वो आपने पेपर्स की तैयारी करनी है। यहाँ पे थोड़ा ब्लर है तो ज़्यादा इशू नहीं है। यहाँ पे जो आपका टेस्ट स्टेटिस्टिक यूज़ होगा वो आपने जो पीछे देखा है वही टेस्ट स्टेटिस्टिक आपका यूज़ होगा, और डिग्री ऑफ फ्रीडम विद n-1 यूज़ होगा जो आपने फर्स्ट पे देखा था। ठीक है, यहाँ पे टी इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाई एस टी और √10 और डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका ये यूज़ होगा। डी आपका यहाँ पे अब डिफरेंस है x2 - x1 आपने यहाँ पे यूज़ करना है। फिर उसका सम एस टी का स्केयर जो भी फार्मूला है वो आपने लगा के इसकी वैल्यूज़ को यहाँ से कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद
आई होप सो कि आपको ये चीज़ें अंडरस्टैंडिंग में आ गई होंगी कि किस तरीके से आपने इनको सॉल्व करना है। आगे जो आपके कुछ डेफिनेशंस वगैरह हैं इनमें बस मैं आपको इंपॉर्टेंट पार्ट्स बताऊंगी, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, वेरिएबल्स और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। वेरिएबल क्वांटिटेटिव डाटा होता है जिसमें मेजरेबल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनको आप मेजर कर सकते हो, आपके वेरिएबल्स होते हैं। और जो प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस कैन बी डिस्क्राइब्ड इज एन एट्रीब्यूट, और किसी चीज़ की प्रेजेंस और एब्सेंस यानी कि कोई चीज़ आपके पास है या नहीं है, किसी चीज़ की मौजूदगी या गैर मौजूदगी जो है उसको आप एट्रीब्यूट कहते हैं। अब इन दोनों के दरमियान कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स हैं। परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट, ठीक है, ये क्या है, गुड है, एक्सीलेंट है, नॉर्मल है या जो भी है। तो यहाँ पे क्या है, होना या ना होना आ रहा है, तो फिर ये आपका किस फॉर्म में आएगी, ये आपके एट्रीब्यूट्स में आएंगे। ये चीज़ें आपने लाजमी देखनी है, ये आपके एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। वेट ऑफ द पर्सन इज 68 kg। अब ये हमने इसको गिन लिया है, ठीक है, मेजर कर लिया 68 kg। तो ये आपका किस में आएगा, वेरिएबल की कैटेगरी में आएगा। मैरिटल स्टेटस मतलब बंदा मैरिड है या अनमैरिड है, तो फिर वो आपका एट्रीब्यूट में आएगा, मतलब होना या ना होना आ रहा है। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट मैथमेटिक्स, मार्क्स उसने 80 मार्क्स उसने लिए हैं, तो ये वेरिएबल्स में आएगा। रिलीजन आपका कौन सा है, इस्लाम है, नॉन मुस्लिम है या जो भी है, ये आपका एट्रीब्यूट्स में आएगा। एज 54 है तो ये वेरिएबल में आएगा। बस ये चीज़ें हमने माइंड में रखनी है। क्लासिफिकेशन बाय द एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट की क्लासिफिकेशन क्या होती है, 2 फोल्ड डिवीजन होती है, 3 फोल्ड डिवीजन होती है और मैनी फोल्ड डिवीजन होती है। एंड टर्मिनोलॉजी के कैपिटल लेटर्स जो है वो डिनोट करते हैं प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स, और जो ग्रीक लेटर अल्फाबेट और गामा ये एब्सेंस डिनोट करते हैं एट्रीब्यूट्स की। जो कैपिटल लेटर वाले होते हैं वो पॉजिटिव एट्रीब्यूट होते हैं, जो अल्फा बीटा गामा होते हैं वो नेगेटिव एट्रीब्यूट्स होते हैं। द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन असाइन टू एनी क्लास इज कॉल्ड द क्लास फ्रीक्वेंसी। छोटी छोटी डेफिनेशन है, इनको आपने जो है वो माइंड में रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, यहाँ पे इनको आपने देख लेना है। क्लास फ्रिक्वेंसी की एग्जांपल है जो मैंने आपको बता दी है, प्रेजेंस और एब्सेंस को ये डिनोट करती हैं। उसके बाद अल्टीमेट क्लास फ्रिक्वेंसी क्या होती है, द क्लास फ्रिक्वेंसी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर और कॉल्ड द अल्टीमेट क्लास फ्रिक्वेंसी। मतलब जब ऑर्डर हाईएस्ट होगा तो फिर उसको आप अल्टीमेट क्लास फ्रिक्वेंसी कहेंगे। यहाँ पे कुछ फार्मूलेज हैं कि अल्फ़ा ए प्लस अल्फ़ा जो है वो किसकी इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है। 1 माइनस ए को जो है वो रिप्लेस कर दीजिए तो वो 1 माइनस अल्फ़ा की इक्वल होता है। जो अल्फ़ा होता है वो 1 माइनस 1, मतलब इसी को अरेंज करके बार बार जो है वो आप दो चीज़ों की वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। और जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आपका आ जाता है तो फिर जहाँ पे आपका अल्फ़ा आ रहा होगा उसकी जगह पे आप 1 माइनस ए लिख देंगे, जहाँ पे आपका बीटा आ रहा होगा वहाँ पे आप 1 माइनस बी लिख सकते हैं, और जहाँ पे आपका गैमा आ रहा होगा वहाँ पे आप 1 माइनस सी लिख सकते हैं। फिर उनको मल्टीप्लाई करके उसकी एक नॉर्मल सी पॉपुलेशन कैलकुलेशन आप बना लेते हैं। कंसिस्टेंस क्या होता है, any class frequency which have been or might have been observed within one and the same population may be said to the consistent with one another। ठीक है, एक ऐसी क्लास फ्रिक्वेंसी जो कि अपने उसी सेम पॉपुलेशन के अंदर ही ऑब्जर्व की जा रही हो बार बार, उसको कंसिस्टेंट कहते हैं। इफ एनी अल्टीमेट क्लास फ्रिक्वेंसी टर्न आउट टू बी नेगेटिव देन द गिवन सेट ऑफ द क्लास फ्रिक्वेंसी विल बी इनकंसिस्टेंट। यानी कि अगर वो नेगेटिव में आ जाती है जो क्लास फ्रिक्वेंसी आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो फिर उसको आप इनकंसिस्टेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इसकी भी एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ कि मार्केट इन्वेस्टिगेटर रिटर्न द फॉलोइंग डाटा ऑफ 1000 पीपल कंसल्टेड, यानी कि 811 लोग हैं जो कि चॉकलेट्स को लाइक करते हैं। इसको नाम दे दिया इसने ए का, और टोटल कितने थे 1000 पीपल थे, उसको इसने एन का नाम दे दिया। फिर जो टॉफीज़ को लाइक करते हैं वो 758 पीपल है, उसको इसने बी का नाम दे दिया है। जो यहाँ पे 418 पीपल हैं वो किसको बॉयल्ड स्वीट्स को लाइक करते हैं, तो उसको इसने सी का नाम दे दिया है। 570 पीपल ऐसे हैं जो कि चॉकलेट और टॉफ़ीज़ दोनों को लाइक करते हैं, इसने इसको ए और बी यानी कि चॉकलेट्स और टॉफ़ी इधर से देख रही है कि चॉकलेट किसको कहता है और टॉफ़ीज़ किसको कहता है, ए बी। तो वो 570 पीपल हैं। और 356 पीपल हैं जो कि बॉयल्ड स्वीट्स को और चॉकलेट्स को लाइक करते हैं, तो उसने ए सी कह दिया। फिर बी सी और ए बी सी, कुछ ऐसे तीनों को लाइक करते हैं तो वो 297 है। अब द टेस्ट ऑफ द कंसिस्टेंसी इज दैट नो अल्टीमेट क्लास फ्रिक्वेंसी शुड बी नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे जो क्लास फ्रिक्वेंसी आएगी वो क्या होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर वो नेगेटिव होगी तो फिर वो इनकंसिस्टेंट आ जाएगी। तो यहाँ पे आपने फार्मूला जो भी पीछे पढ़ा है अल्फा बीटा गैमा का वो यहाँ पे लिख लेना है। अल्फा बीटा गैमा डॉट एन, अल्फा की जगह पे 1 माइनस ए, बीटा की जगह पे 1 माइनस बी और गैमा की जगह पे 1 माइनस सी इंटू एन। एन जो है वो स्टार्ट में आ जाता है, एन माइनस इंटू आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। ए माइनस बी माइनस सी, ए बी, ए सी, बी सी और माइनस ए बी सी। जब इन तीनों को आप जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो इनको इन तीनों
फिर उनकी वैल्यूज़ को पुट कर दें। जो आंसर आया आपका -4 आया, तो इसका मतलब है कि जो आपकी ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन है वो क्या आया है, करेक्ट नहीं आई है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन था कि ये नहीं आना चाहिए नेगेटिव, लेकिन ये नेगेटिव आ गई तो इसका मतलब है कि ये आपका इनकन्सिस्टेंट है। ठीक है, उसके बाद इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन जो है वो आपने देख लेनी है। इसका क्राइटेरिया क्या होता है, ये बस आपने एक दफ़ा इसको रीड कर लेना है। ठीक है, इसका ये फार्मूला है ए बी डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू ए ओवर एन। ये आपके 60 क्वेश्चन के लिहाज से जो है वो आ सकता है, या आपके MCQs में जो है वो आ सकता है। एसोसिएशन क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन और कोफिशिएंट ऑफ कोलिगेशन, ये इसकी दो टाइप्स हैं। और इसकी डेफिनेशन, इसका फार्मूला जो है वो अपने देखना है। और ये जो चीज़ें ना, ये छोटी छोटी, ये किसके दरमियान लाई करता है, -1 टू +1 के दरमियान लाई करता है। और इसकी जो कंप्लीट एसोसिएशन होती है वो +1 होती है, और कंप्लीट डी एसोसिएशन है -1 होती है। की इक्वल जब 0 होगा तो फिर वो इंडिपेंडेंट आ जाएगी, यानी कि इसकी वैल्यू जब 0 की इक्वल आ जाएगी तो वो फिर इंडिपेंडेंट की इक्वल आ जाएगी। ये फार्मूला याद रखना है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर ये आपने आगे रीजंस देने होते हैं कि ये क्या है। आप कोफिशिएंट ऑफ कोलिगेशन का फार्मूला आपने देख लेना है। और Q इज इक्वल टू 2y डिवाइडेड बाई 1 + y का स्क्वायर, और बाकी प्रॉपर्टीज़ इसकी जो है वो यही होती हैं। और सिर्फ क्या होता है कि Q का फार्मूला यहाँ पे आपका चेंज होता है y का स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे पहले y फाइंड कर किया है, और उसके बाद ये जो इसका फार्मूला है एग्जैक्ट, उसमें उसकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया जाता है। उसके बाद कंटीजेंसी टेबल है, ये 2+2 का टेबल होता है। और द वैल्यू इन द सेल ऑफ कंटीजेंसी टेबल आर कॉल्ड सेल फ्रीक्वेंसी होती है, और जो रोज़ में होती है उनको आप मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज़ कहते हैं। इंडिपेंडेंट टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस, इधर जो टेस्ट यूज़ होता है वो आपका चाय स्क्वायर टेस्ट यूज़ होता है। ठीक है, ये जो सिंबल इसको चाय या काय जो भी आप पढ़ लें, इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई ओ आई माइनस ई आई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई आई, यानी कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो आपका ये यूज़ होगा, ये आपने माइंड में रखना है। इसकी जो एग्जांपल्स हैं उनको आप देख लें। ठीक है, इसमें अल्टरनेटिव और नल हाइपोथेसिस वही आपने देनी होती है। यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि द एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट, और जो आपकी यहाँ पे आएगी अल्टरनेटिव वो आपकी नॉट इंडिपेंडेंट, या आप डिपेंडेंट लिख सकते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपने डिफाइन कर लिया, फिर टेस्ट जो यूज़ करना था वो आपने लिख लिया। अब यहाँ पे जो ओ आई है वो आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होती है जो आपको गिवन होती है, और जो आपकी ई आई है वो आपने फाइंड करनी होती है। इसका फार्मूला आपकी असाइनमेंट नंबर 2 में मैंने आपको बताया था, एक दफ़ा फिर से आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, जो आपका फार्मूला यहाँ पे यूज़ होता है, ये ई आई को आप इस तरीके से इस फार्मूले से फाइंड करते हैं। ई आई इज इक्वल टू रो टोटल मल्टीप्लाई बाई कॉलम टोटल डिवाइडेड बाई ग्रैंड टोटल, यानी कि जो रो का सम होता है उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम के सम के साथ, और जो ग्रैंड टोटल होता है उसके साथ आप इसको डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास ई आई जो है वो आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से ये को फाइंड कर लिया, फिर इनका स्केयर लिया, और इसको पुट करने के बाद जिसका आंसर आया वो 4.91 आया। फिर क्रिटिकल रीजन आपने अपने डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से यहाँ से निकालना है, और इसका भी आपको टेबल दिया जाएगा। यहाँ पे अगर ये ग्रेटर देन हो जाती है जो आपका क्रिटिकल रीजन होता है उससे, तो फिर आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं। अगर वो लेस देन होती है तो फिर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। बाकी सारी वही चीज़ें हैं। फिर पियर्सन चाय स्क्वायर टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ इट, और चाय स्क्वायर टेस्ट फॉर ऑफ होमोजेनिटी, ये दो चीज़ें हैं। ठीक है, पियर्सन में इसकी जो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं इनको आपने देख लेना, ये आपके MCQs के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट है। और कंडीशन क्या होती है चाय स्क्वायर टेस्टिंग के लिए, बस ये आपने जस्ट एक दफ़ा रीड कर लेना है। और फार्मूला तो आपने पहले ही देख लिया, इसको अपने देख लाजमी जो है वो एक दफ़ा याद कर लेना है। जो स्टेप्स हैं वो भी मैंने आपको बता दी। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इसका या 1% होता है, 5% होता है, या फिर 10% होता है। अगर कोई भी ना गिवन हो तो फिर आपका 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपने यूज़ करना होता है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम का भी मैंने आपको बता दिया, एग्जांपल्स आपको जो भी चाहे आ जाएँ। आपने जो आपके अपने अल्टरनेटिव और नल हाइपोथेसिस देनी होती है वहाँ पे आप सिंपल जो लिखने के एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, और या फिर जो कंडीशन आपकी एग्जांपल में दी गई होगी वो आपने लिखनी है, और सिंपली उसमें फार्मूला अपना पुट करके उसको सॉल्व कर लेना है। ये चाहे इसके टेस्ट का भी वही तरीका है। एक साइड पे आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया जाता है, यहाँ पे अगर आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, और ऊपर वाली साइड पे आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होगा। जो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, फर्ज करेंगे आपका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्या आंसर आया है, वो आपका 5 आंसर आया है। और जो आपने लेवल अल्फ़ा आपको दिया गया था वो क्या था 0.95, तो ये 0.95 तक आप आएंगे यहाँ तक, तो ये आपका उसका जो आपने क्रिटिकल रीजन फाइंड करना है वो आपका ये आ जाएगा। फिर आप अपनी वैल्यू के साथ इसको कंपेयर कर लेंगे। अगर वो फॉल करती है क्रिटिकल रीजन में तो आप उसको रिजेक्ट कर देंगे, अगर नहीं करती तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। सिंपल यही तरीका है।
जो पीछे आपने इसका पढ़ लिया है, ठीक है। जो एग्जांपल्स हैं इनको लाजमी अब प्रैक्टिस एक दफ़ा कर लीजिएगा। टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, इसको एक दफ़ा रीड कर लें। द हाइपोथेसिस टू बी टेस्ट इज दैट टू आर द मोर डिफरेंट रैंडम सैंपल कम फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन और दैट द सैंपल आर होमोजीनियस as the word homogeneous is the statistic is often used to indicate the same are equal. The chi-square test applied in such situation is called the test of homogeneity। यानी कि homogeneity, homogeneous और नॉन homogeneous जो मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं उन चीज़ों को यहाँ पे सेटिस्फाई किया जाता है। इसका जो फार्मूला है ये चेंज होता है, यहाँ पे इसका फार्मूला गिवन है वो आपने देख लेना है। और ये आई थिंक सो कि इतना ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि इसकी कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, बहुत लेंथी हो जाता है, तो आई होप कि इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन छोड़ना नहीं है, एक दफ़ा देख लेना है, ताकि अगर कुछ आ भी जाए तो आपने अगर 5 मार्क्स का अगर आपका क्वेश्चन आता है तो आपने अगर उसके कुछ पार्ट्स में लिख दिए, अगर आपको फार्मूला एग्जैक्ट याद नहीं है तो उसको स्टार्ट ज़रूर करना है, कुछ भी खाली नहीं छोड़ के ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह क्रिटिकल रीजन को डिफाइन कर दिया तो आपके वहाँ से कुछ ना कुछ मार्क्स जो हैं वो बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। चाइस्केयर डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़, ये स्क्यूड कब होगा, ठीक है, जब कर्व ऑफ चाइस्केयर डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड, यानी कि पॉजिटिव होती है, और जो डिक्रीज़ होती है तब है जब आपका एन जो है वो इंक्रीज़ होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम के अप्रोचेस, ठीक है। उसके बाद मीन ऑफ चाइस्केयर डिस्ट्रीब्यूशन एन होता है, और चाइस्केयर डिस्ट्रीब्यूशन का जो वेरिएंस होता है वो 2n होता है। उसके बाद अगर आप आगे हैं तो यहाँ पे लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो आपको मैंने पहले बता दिया है कि इसमें कैसे यूज़ करते हैं। 1 माइनस अल्फा होता है, जो आपने अपने मिड टर्म में भी पढ़ा है। ये इसके कुछ फार्मूले हैं कि 1 माइनस अल्फा 100% हो तो फिर क्या होता है, और ये मतलब इसके फार्मूलाज हैं। अंडर रूट अगर आप लें और अंडर रूट ख़त्म करें तो ये इसके फार्मूलाज आते हैं, ठीक है। इसकी बस सिंपल सी कैलकुलेशंस है, वही नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को आपने डिनोट करना है और उस तरीके से इसको जो है वो आपने सोल्व कर लेना है। फिर आगे जो एक डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपकी एफ डिस्ट्रीब्यूशन आती है। ये भी मतलब तकरीबन उन जैसी ही है, सिर्फ क्या है कि थोड़े से पॉइंट्स होते हैं जो आपने माइंड में रखने होते हैं। इट इज़ डिफाइंड इन टर्म ऑफ द रेशियो ऑफ द वेरिएंस ऑफ 2 नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू भी होगा, ये समेशन सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 जब होगा तो फिर स्टैटिस्टिक फॉलो करेगा S1 का स्केयर डिवाइडेड बाई S2 का स्केयर फॉलोज द डिस्ट्रीब्यूशन विद n-1 और n-2 डिग्री ऑफ n2 -1 डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका ये यूज़ होता है। प्रॉपर्टीज़ इसकी क्या है, पॉजिटिवली स्क्यूड होता है और इसकी रेंज 0 टू इन्फिनिटी होती है। ये पॉइंट आपने लाजमी माइंड में रखना है। इस तरह के MCQ जैसे आपके आते हैं, मीन का क्या फार्मूला है इसका वो, और वेरिएंस का क्या फार्मूला है वो आपने इसका माइंड में रखना है, ठीक है। इसमें जब 1 माइनस अल्फा 100% कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ इंटरवल होता है तो फिर इसका ये फार्मूला यूज़ होता है, ठीक है। और इसके अलावा इसकी जो एग्जांपल्स है बाकी सिंपल वही तरीके है, इसमें भी अल्टरनेटिव और नल हाइपोथेसिस आपने डिनोट करनी होती हैं और सिंपली वही क्रिटिकल रीजन फाइंड करना है। कंक्लूजन जो है वो आपने ड्रा कर देनी है। 1 टेल 2 टेल टेस्ट, अपर टेल टेस्ट और लोअर टेल टेस्ट, ठीक है। लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, पीछे आपने 1 टेल और 2 टेल पढ़ा था, लेफ्ट टेल और राइट टेल। यहाँ पे अपर और लोअर जो है वो उसका ग्रेटर देन और लेस देन के हिसाब से यहाँ पे आपने बता देना है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे आपके ST 406 के। आई होप सो ये आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो या कहीं पे भी आपको कोई भी इशू आ रहा हो, कुछ समझ ना आ रही हो, कोई एग्जांपल, तो आप जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको फुली गाइड किया जाएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ़ यू। अपने एग्ज़ाम्स की अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।